आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर देश भर में महा जनसंपर्क अभियान के तहत सांसद, मंत्रियों और विधायकों को उपलब्धियां गिनाने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा जा रहा है। साथ ही भाजपा के 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से करेंगे। दयालबाग के जतन रिजॉर्ट में 3 जून से वो कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। इसके अलावा रूठे हुए नेताओं को मनाने की भी कवायद अब तेज कर दी गई है, जहां रूठे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी टिफिन बैठक करेगी। साथ ही नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी ने स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आगरा के दौरे पर आई हैं, तो बीजेपी का लंच टाइम के साथ ही हर घर दस्तक अभियान भी शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी नड्डा ने अब कमर कस ली है। इस सभी प्रोग्राम के दौरान जो रूठे हुए कार्यकर्ताओं के साथ ही रूठे हुए नेताओं को भी मनाने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसकी शुरुआत ताज नगरी आगरा से की जाएगी। तो वही ताज नगरी आगरा में कार्यकर्ताओं के साथ ही जो नेता है वो भी अब अलर्ट मोड पर आ चुके हैं, चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। साथ ही किस तरीके से इस कार्यक्रम का खाका तैयार किया जाए, इसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो जेपी नड्डा आगरा दौरे पर जाएंगे। तो आगरा में क्या कुछ तैयारियां हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, जीत का चुनावी मंत्र देंगे, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आगरा से जीशान अहमद जुड़ चुके हैं। जीशान, जेपी नड्डा आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ ही रूठे हुए कार्यकर्ताओं और विधायकों को मनाएंगे। किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और ऐसे में आग नगरी की जो माहौल है वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और सूबे के सबसे बड़े प्रदेश जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वहां से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू कर दी है। आपको हम दिखा दें, ये आगरा का जतिन रिसोर्ट है, जहां पर आगरा में जेपी नड्डा आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये जतिन रिसोर्ट है। यहाँ पर कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो यहाँ पर आएंगे और कार्यकर्ताओं को एक मंत्र देंगे और साफ तौर से कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं 2022 चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में जो रूठ गए थे, उनको मनाने की कवायद भी चलेगी। जी देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का लंच टाइम में एक प्रोग्राम है वो भी देखने को मिलेगा और इस लंच टाइम में जो रूठे हुए कार्यकर्ता है और जो नेता है उसको मनाते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो इन रूठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाना कितना अहम हो जाता है बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? जीशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से जो अभी 2022 का विधानसभा चुनाव था और नगर निकाय चुनाव था, तो टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पार्टी से नाराज दिखे, तो इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सूबे के सबसे बड़े प्रदेश को चुना है और आगरा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक लंच प्रोग्राम रखा है, कह सकते हैं टिफिन बैठक है, जो साथ में कार्यकर्ता टिफिन लेकर आएंगे और उनको खाने के समय पर ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मनाने का काम करेंगे। जी ठीक है जीशान, कार्यकर्ताओं को तो मनाया जाएगा, रूठे हुए नेताओं को भी मनाया जाएगा, लेकिन ताजनगरी आगरा में जो लड़ाई है वो किन दो पार्टियों के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये 2014 के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आगरा की अगर बात करें, जनप्रतिनिधियों की अगर लोकसभा की बात करें, तो आगरा में 2 लोकसभा हैं, एक आगरा लोकसभा, एक फतेहपुर सीकरी लोकसभा। तो यहाँ पर दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से लगातार जीतते आए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगरा में जो आगरा का जो गढ़ माना जाता है, जो दलितों की राजधानी मानी जाती है, तो बहुजन समाज पार्टी का भी एक अहम वोट रहता है, बड़ी संख्या में वोट रहता है। तो आगरा में जो लड़ाई रहती है भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई रहती है, जिसमें साफ तौर से कह सकते हैं जो सेकंड नंबर पर जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव की बात करें या नगर निकाय चुनाव की बात करें या विधानसभा
विधानसभा चुनाव की बात करें तो सेकंड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आता है, क्योंकि यहाँ आगरा में दलितों की राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ी संख्या में वोट है। जी ठीक है ज़ीशान, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी आपने कहा कि जो आगरा है उसको दलितों की कहीं ना कहीं राजधानी कहा जाता है, लेकिन अगर 2019 के हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां से भी दोनों ही लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था। तो क्या इस बार की लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी भाजपा और बसपा के बीच, क्योंकि इस बार बसपा ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जो सपा का वोट था और बसपा का वोट था, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में था। लेकिन जो इस बार मायावती ने जो ऐलान किया है कि इस बार हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो साफ तौर से कह सकते हैं इस बार जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में टक्कर देखी जा सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद ज़ीशान इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि आगरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर जाएंगे, जिसको लेकर एक खाका तैयार कर लिया गया है। किस तरीके से रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद की जाएगी, इसके लिए भी जो तमाम जिम्मेदार भाजपा के नेता और कार्यकर्ता है वो अब जुट चुके हैं। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने पर भरोसा जताया है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में समूचा विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर कब्जा है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कुछ महीनों पहले हमने पूरे भारत में यात्रा करने का सोचा और इसके सफल परिणाम भी हमें देखने को मिले। तो राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष में ये बयान दे रहे हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर लोकसभा चुनावों पर और उसके नतीजों पर देखने को मिलेगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के एक दिग्गज नेता राहुल गांधी वो विदेशी यात्रा पर जाते हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष को एकजुट आना पड़ेगा, क्या ये बयानबाजी विपक्ष में देना ठीक बैठता है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी राहुल गांधी जाते हैं विदेश में और वो पूरी तरह से पूरे भारत के जितने भी नियम कानून है, बीजेपी जितने भी अपने अधिनियम जितने भी उन्होंने नियम लाए हैं, उन सब चीजों के ले जाकर वहां पे वो मजाक बनाते हैं। यहाँ तक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी इस बार जाकर उन्होंने कहा है कि वो एक भगवान के सामने बैठ जाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि बताएंगे उनको कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। ऐसे तमाम चीजें उन्होंने जाके नरेंद्र मोदी का निशाना साधा। उन्होंने ऐसे विपक्ष को लेकर पूरी तरह से वहां के जो मीडिया है उनसे मजाक में उन्होंने पीएम मोदी को मजाक बनाया। यहाँ के जो नियम कानून है, हमारे सांसद भवन है, उससे लेकर हमारे जो कानून है उसको लेकर उन्होंने मजाक बनाया। ये कहना है कि हमें भारत में बोला दिया नहीं जाता है, उस पर अधिकार नहीं है कि हम अपनी कुछ बातें रख सके। लेकिन आप वही देख सकती हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया तो कहाँ उनको रोका गया, उन्हें हर सुविधाएं मिले। ऐसा कौन सा जगह था जिसपे राहुल गांधी को रोका गया, उनसे बात करने से मना किया गया? वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि पहली बार भारत में ऐसा होगा कि मनहानि केस में सजा दिलाई गई हो। 2 साल के में पहला व्यक्ति भारत का हूं जहां मुझे सजा मिली है। तो ऐसे तमाम वो हमारे न्यायालय पे भी प्रश्न उठा रहे हैं, यहाँ तक कि संसद भवन पे प्रश्न उठा रहे हैं, बोलने के अधिकार पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये चीजें जो है एक बहुत ही उच्च बता सकते प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि ये जाके और वो विदेश में जो भारत की बुराई कर रहे हैं। वही जो हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक हो सकता है ये विचार, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत के ही हैं, वो जाके हर बार पीछा नहीं हटते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का तो शिकायत करे, ठीक है, लेकिन जब वो हमारे भारत का वहाँ पे जाके बुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बुरी है और वो खुद
बिल्कुल सुहानी, कहीं ना कहीं ये जो देश की जनता है उनको भी राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। लेकिन सुहानी, लोकसभा चुनाव की बात जाकर विपक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देना और ये कहना कि अब विपक्ष को एकजुट आना पड़ेगा क्योंकि भारत की संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी विदेशों में जाकर ये बयान दे, इससे बेहतर है कि वो भारत में जमीनी स्तर पर काम करे। जी आप मुस्कान बहुत सही बोला आपने कि बात उनको अब जमीनी स्तर पे आके जो उनकी चीजें जो हट रही है, आप देख सकती हैं कि उनको अब फिर से जमीनी सत्ता को अपने उभारने के लिए उनको जद्दोजहद करना चाहिए, उनको मेहनत करनी। जैसे कर्नाटक में उनको सफलता मिली है, उससे लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने को सफलता साबित करना चाह रही है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि कर्नाटक में जैसे बीजेपी की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है, जहाँ पे नफरत की दुकान में जो हम खुशियों की दुकान ला रहे हैं, हम कुछ कभी ला रहे हैं, तो उसी तरह उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं हमारे जो कांग्रेस है वो बहुत अच्छा काम करेगी और ये लोग चौंक जाएंगे। लेकिन क्या इनके जो इस बयानबाजी से जो भारत का जाके बुराई कर रहे हैं विदेश में, क्या इससे जनता चौंकेगी? कि जनता के साफ तौर पर कहना है कि जहां रह रहे हैं उसी का जाके बुराई कर रहे हैं। तो क्या बुराई करने से आप लोकसभा की चुनाव जीत सकते हैं? क्या बुराई करने से मोदी को आप हरा सकते हैं? क्या आप विपक्ष को एकजुट करके आप मोदी को हरा सकते हैं? नहीं, आपको साफ तौर पर जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता से बात करना चाहिए, उनकी समस्याएं को सुनना चाहिए। आपने देखा कि जब उन्होंने साफ तौर पर जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, उन्होंने लोगों से जाके मिला, वो तमाम ऐसी चीजें लोगों से देख के मिले कि कितने लोग परेशानी में हैं। तो उन चीजों को देखना चाहिए, उन चीजों पर कार्रवाई करना, उन चीजों पर बात करना चाहिए, उन चीजों का निपटारा करना चाहिए, ना कि जाके विदेश में बुराई करना चाहिए। तो अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि हम बुराई करके विपक्ष को एकजुट करके हम अगर बीजेपी को हरा सकते हैं, तो ये उनके मंसूबा शायद सही ना हो। ठीक है, लेकिन सुहानी, अगर हम कांग्रेस के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर अगर एक नजर डालें तो 2014 में लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से पहले, तो भ्रष्टाचार की जो लाइनें थी वो हेडलाइंस बन रही थी अखबारों में। और वही 2019 को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रफाल का मुद्दा लगातार उठाया और उस पर जो बीजेपी है उसको घेरने का प्रयास किया। और अब जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विदेशों में जाकर के इस तरह का बयान देना और वो भी जनता को रास नहीं आ रहा है, तो क्या माना जाए कि ये कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम खुद ही कर रही है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो दोनों पार्टी इस बार पूरी तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस वही आपको कह रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस पूरे विपक्ष पार्टियों को एकजुट कर रही है। आपको पता है नीतीश सरकार आरएलडी और एलडी के भी वो पूरी तरह से जुटे हुए। उनका साफ तौर पर कहना है नीतीश कुमार का कि इस बार अगर हमको बीजेपी को हराना है तो हमें अच्छे से जो विपक्ष एकजुट होके, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, चाहे बीएसपी के मायावती होंगे, तमाम जितनी भी विपक्ष पार्टी हो कांग्रेस से हाथ मिलाने के तैयार हो गई है। उनका कहना है कि अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एकजुट होकर विपक्ष हरा सकती है? क्योंकि आपने भी देखा कि 2018 में भी यही काम हुआ था, सारे विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया था। लेकिन 2019 में आप देखिए किस तरह से भारी बहुमत के साथ लोकसभा के में बीजेपी अपनी जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में आई। तो इस पर देखा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट करने से जो लोकसभा के जो चुनाव है वो कांग्रेस नहीं जीत सकती है। कांग्रेस को यह है कि अगर अपनी सत्ता में वापस आना है तो उसे पूरी तरह से जमीनी स्तर पे आके, धरातल पे आके जनता से जुड़ना होगा, जनता से काम देखना होगा, उससे मिलना होगा, ना कि विपक्ष को एकजुट करके। बिल्कुल सुहानी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश के साथ ही कर्नाटक में जो जीत के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे उससे कांग्रेस को सीख तो लेनी ही चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करना बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें उतर गई हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम में गुरुवार को पहलवानों के मुद्दे पर सर्व खाप पंचायत हुई, जिसमें करीब 50 खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बालियान खाप के चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बुलावे पर आयोजित इस पंचायत में पहलवानों के मुद्दे पर खाप प्रतिनिधियों ने चर्चा की है। बैठक में खाप प्रतिनिधियों ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वही आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत बुलाई गई है, जहां सर्वसम्मति से आगे रणनीति का फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा करने वाली महिला बहन वालों के समर्थन में किसान नेता और खाप पंचायतों के राष्ट्रीय जो प्रतिनिधि हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विवेक, पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कल जिस तरीके से खाप पंचायतों की बैठक हुई उसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया, जिसको आज हरियाणा में सुनाया जाएगा। ये फैसला कितने बजे तक सुनाया जाएगा और इस फैसले के दौरान कौन कौन से पहलवान या यूं कहे कि खाप पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे? विवेक, देखिए जिस तरीके से लगातार के बीच ये जंग चलता रहा है, लगभग 40 दिनों से ऊपर हो गया है, लेकिन पहलवान लगातार अपनी मांग से अड़े हुए हैं कि भूषण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने बाकायदा ये कहा है कि न तो उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिला है, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई क्लीन चिट भी नहीं दी है, या उनकी जांच अभी तक जारी है। मुजफ्फरपुर के सोरम गांव में कल एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें 50 खाप पंचायतों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत वहाँ पहुंचे थे, राकेश टिकैत बकायदा वहाँ पे पहुंचे थे। से जब ये हरिद्वार पहुंचे थे सभी परिवार अपने मदद को विसर्जित करने के लिए, तो उस समय नरेश टिकैत को समझाया गया था और तभी अपने मदद जो है नरेश टिकैत के पास जो है सुपुर्द कर दिए थे और पास उनका जो अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था पहलवानों के ठीक है, बिल्कुल विवेक, सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, जाहिर सी बात है। मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन आपको एक बार फिर से इस खबर का अपडेट दे दे कि पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है और कुरुक्षेत्र में आज फैसला भी सुनाया जाएगा कि आगे किस तरह की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो वही आज खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहलवानों के समर्थन में मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। तो पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों में लगातार जो हलचल है देखने को मिल रही है। सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है खाप पंचायतों और पहलवानों ने एकजुट होकर, और लगातार ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, वरना प्रदर्शन यूं ही बरकरार रहेगा। एक बार फिर से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार आपने जिक्र किया कि जो सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और मेरे मुताबिक आज जो अल्टीमेटम का तीसरा दिन है, तो इस तीसरे दिनों में खाप पंचायतों और पहलवानों ने अपने आगे की रणनीति को किस तरीके से तैयार किया है? देखिए कल ही राकेश टिकैत ने बकायदा कह दिया था कि अगर उनकी मांगे नहीं की जाती तो वो आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि इसके बाद से पहलवान के समर्थन में विपक्षी पार्टियों के अलावा खाप पंचायतें भी आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन जो है वो लगातार पुरजोर तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहा है, पहलवानों का समर्थन कर रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया गया है और दीपेंद्र हुड्डा का नाम बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले ले चुके हैं। जब दीपेंद्र हुड्डा लखनऊ आए थे तो उनसे बातचीत में उन्होंने बताया था कि बृजभूषण शरण के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है और उन पर जो आरोप लगे हैं कम से कम उसकी जांच भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी उनकी जरूरत है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार लगातार उनको बता रही है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री भी चुप्पी चाहते हैं। तमाम तरीके के आरोप दीपेंद्र हुड्डा ने लगाए थे। लगातार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और सभी विपक्षी पार्टियां जो है पहलवानों का समर्थन करते हुए देख रही है। इसी बीच तमाम खाप पंचायत के लोग, तकरीबन 50 खाप पंचायत के प्रतिनिधि कल सोरम गांव में इकट्ठा हुए थे। महापंचायत यूपी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत वहाँ पे मौजूद थे और राकेश टिकैत ने मीडिया बाइट में कहा था कि वो जो पहलवान है वो किसी के जाते हैं, वो देश के लिए खेलते हैं, वो देश के हैं और सब जो है जी जान पे खेल के अपने स्तर पे मेहनत करके जो है मेडल लेके आए हैं। इनकी बातें सुनी जानी चाहिए। अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है तो राष्ट्रपति तक अपनी मांग लेकर जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात कही और इंडिया गेट से आंदोलन की बात जो है वो 5 दिन के बाद जिस तरीके से आंदोलन का आदेशा भी है, 2 दिन के बाद पहलवान इंडिया गेट से आंदोलन करेंगे। इसके पहले जनता मंच पर प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट अक्सर को पुलिस के द्वारा खाली कराया गया था। तस्वीर में हमने देखा था किस प्रकार के पहलवानों को घसीटा जा रहा था प्रोटेस्ट अक्सर खाली कराने के लिए। और जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, एक मार्च होने वाला था जनता मंच से नई संसद भवन तक, उस मार्च को रोकने के लिए प्रोटेस्ट अक्सर को पाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्कुल विवेक, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आज पहलवानों के समर्थन में जो खाप पंचायत थी उसने फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसको आज कुरुक्षेत्र में सुनाया जाएगा। इस दौरान जो 50 खाप पंचायतों का समर्थन मिला था पहलवानों को, हो सकता है कि जब फैसले की घड़ी आए, जब फैसला सुनाया जाए तो ये सभी वहां पर मौजूद रहें।
23 अप्रैल से पहलवानों का जो दूसरे चरण का प्रदर्शन था वो शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले प्रदर्शन हमने ठंड के मौसम में देखने को मिला था। जब कड़ाके की ठंड थी तो किस तरीके से जो पहलवान है वो धरने पर बैठे हुए नजर आए थे। तो पहलवानों को विश्वास दिलाया गया कि कार्रवाई की जाएगी, जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब पहलवान संतुष्ट नहीं नजर आए तो पहलवानों ने ये फैसला लिया कि वो 23 अप्रैल को दोबारा धरने पर बैठेंगे और वो दोबारा धरने पर बैठे। और लगातार आज ये जून का महीना है और पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वो अपने हक के लिए लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पहलवानों के समर्थन में जिस तरीके से खाप पंचायतों की बैठक देखने को मिली, उसमें कहा जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रखा गया है और आगे की रणनीति भी आज बताई जाएगी। क्या लगता है गौरव, किस तरीके से जो आगे की रणनीति है उसको तैयार किया गया होगा? देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात है कि पहलवानों की लड़ाई लगातार चल रही है। पहले जनवरी की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी से उनका जो आंदोलन शुरू हुआ था और उन्होंने इसकी मांग उठाई। फिर उसके बाद एक हफ्ते तक उन्होंने अपनी संघर्ष किया था। उसके बाद उनसे कहा गया था कि कमेटी बना दी जाएगी और उसके बाद कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और हम अगर ये बिजनेस सर्विसिंग से पाए जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहाँ संतुष्ट हुए थे, पर 3 महीने का अंतराल बीत गया। कमेटी बनाई गई, कमेटी के लोग इनसे मिले, पीटी उषा इनसे मिली, खेल मंत्री इस दौरान मिले। उसके दौरान जब कोई उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिला तब वो 23 अप्रैल से दोबारा धरने पे बैठ गए थे और लगभग 35 दिन उन्होंने धरना दिया। उसके बाद 28 मई को हमने देखा है जब संसद का उद्घाटन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उस समय उस क्षेत्र में 18 से 44 लगाई गई थी। उसके बाद 28 मई को ही इन सभी पहलवानों को जबरदस्ती उठाया गया और जिस तरह उठाया गया, जिस तरह बचना की गई, वो सबने देखा। वो तमाम वीडियो इस तरह के वायरल हुए थे। उसके बाद पहलवान बड़े निराश हुए थे। उनको हालांकि गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, पर उसके बाद चूंकि धाराएं ऐसी बड़ी नहीं थी, जिसके उनको जमानत भी वहां मिल गई थी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह मुस्कान कि उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम लोग बहुत क्षुब्ध है और हमारी मेडल की और हमारी वैल्यू यहाँ पर नहीं सरकार देख रही है, इसलिए हमारे आरोपों के बावजूद यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उसके उन्होंने फैसला लिया था कि हम गंगा में जाएंगे, हर की पौड़ी जाएंगे, हरिद्वार अपने मेडल को प्रभावित कर देंगे। तो उसके बाद वो लगभग शाम को 6 बजे वहां पहुंचे भी थे, पर वहां पर श्री गंगा सभा ने मना कर दिया था कि हम हरिद्वार की गंगा नदी में मेडल प्रभावित नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गंगा जी है, ये पुण्यमयी गंगा है, यहाँ पर इसको हम राजनीति का केंद्र नहीं बनने देंगे। उसके बाद पहलवानों ने अपने जो सारे मेडल थे वो नरेश टिकट को सौंप दिए थे, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल एक सोरम में बड़ी खाप पंचायत थी, जो ऐतिहासिक खाप पंचायत हुई थी। वहां पर अगर हम बात करें सोरम की, तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है सोरम, सर्व खाप पंचायत वहां पर होती है। कल भी पंचायत थी, वहां पर जिस तरह से खाप पंचायतों का यहाँ पर समर्थन पहलवानों को मिला है, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई मुस्कान आने बढ़ने वाली है। और उसके बाद से 11 दिन बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से बीते दिनों सोरम में खाप पंचायत थी, तो उससे अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं आर पार तक आ चुकी है। यानी कि अब खाप पंचायत और पहलवान जो है वो अब फैसले के मूड में आ चुके हैं। धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 5 मापदंड भी तय किए हैं। इनमें स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता शामिल है। इनमें जो नगरीय निकाय प्रथम आएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाएंगे। इनमें 17 नगर निगम के साथ ही आपको बताते चले कि एक अन्य जगहों को भी शुमार किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, सहारनपुर, अयोध्या, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ, शाहजहांपुर, ये कुल 17 नगर निगम है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर को भी शामिल किया गया है, जिसको सेफ सिटी बनाया जाएगा, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगले सभी 75 जिलों को भी सेफ सिटी बनाया जाएगा और अगले 1 साल का ये टारगेट भी दे दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, 17 नगर निगम के साथ ही गौतम बुद्ध नगर का नाम शामिल किया गया है, जिनको सेफ सिटी बनाया जाएगा और सेफ सिटी बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो क्या ये जो काम है सेफ सिटी बनाने का, ये कितना मुश्किल साबित हो सकता है अधिकारियों के लिए? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जो सरकार बनी है नगर निगम की, यानी ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी है, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मातहतों को ये सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि प्रदेश में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।
इसके लिए प्रतियोगिता का एक उन्होंने भाग शुरू किया है। जो 18 जिले हैं उनके लिए किया गया, यानी 17 जो नगर निगम है, एक जो बड़ा है, तो वो सब मिलाकर के 17 नगर निगमों में साफ स्वच्छता को लेकर के, आत्मनिर्भरता को लेके, स्वच्छ पेयजल को लेके, सड़क नाली निर्माण को लेकर के जो उसमें अव्वल आएगा, प्रथम स्थान पर आएगा, तो वो 5 पायदान पे खड़ा हुआ है। इन 5 पायदान पर अगर नगर निगम प्रथम स्थान पर आता है तो उससे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उस क्षेत्र के और विकास के लिए। वहीं अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो वहां पर 1 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, और अगर नगर पालिका की बात की जाए तो मंडल स्तर पर प्रतियोगिता होगी, उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि इस तरीके की कवायद की है और इस तरीके से अपने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और जो अभी कार्यशाला का आयोजन किया गया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जितने भी अध्यक्ष हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष जिन्होंने जीते और जो मेयर हैं, वो सब अभी अपने क्षेत्र में विकास के लिए कम से कम एक दिन महीने में एक दिन स्वच्छता पर विशेष ध्यान करके खुद झाड़ू लगाएं, खुद स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। और सेफ सिटी बनाने की बात की जा रही है तो 17 नगर निगमों में ये शुरुआत की जाएगी सेफ सिटी बनाने की। वहां पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कार्यशाला में अभी आपने जिक्र किया कि सीसीटीवी लगाने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो यहाँ के अमूमन अगर देखा जाए तो 90% सीसीटीवी चौराहे के चलते तक नहीं है। तो ऐसे सीसीटीवी लगवाने का फायदा ही क्या जो चले ही ना? मुस्कान, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में ये सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे। और इनको लगाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि शहर में जिस तरीके से छिनैती आपराधिक घटनाएं और जो महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी उसको लेकर के और ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर के चीजों को लगाया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। कई ऐसे चौराहे हैं जिन पर सीसीटीवी लगी हैं लेकिन अभी उसका संचालन नहीं हो रहा है क्योंकि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को पलीता लगाते बाज नहीं आते हैं और वो अपने एसी के एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी धरातल पर उतर करके, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार, वो पहले ऐसे वन मैन आर्मी है कि वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को सुगम बनाने के लगातार समस्याओं से जूझते रहते हैं। अब उन्होंने निर्देशित कर दिया, लेकिन अधिकारियोयों का काम है कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से सीसीटीवी से लैस किया गया है, चौराहों की अगर जांच की जाए तो 20% लगभग 20 से 30% ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो बिल्कुल नाम मात्र लगे हुए हैं, उसकी कैप्चरिंग नहीं होती है। चौराहे पर सिग्नल की बात की जाए तो वहां पर टाइमिंग की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हैं। जहां पर 1 मिनट की टाइमिंग होनी चाहिए वहां पर 2-2 मिनट 3-3 मिनट का लगाया गया, इससे जाम की स्थिति भी पैदा होती है। तो स्मार्ट सिटी का काम जो देख रहे हैं उन अधिकारियों को भी इसे देखना चाहिए। फिलहाल अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगिता की बात कही है वो नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम के लिए कहा गया है, जिसमें 1 करोड़, 2 करोड़ और 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार का भी बात कही जा रही है। इसमें प्रथम स्थान आने वालों पर। ठीक है रितेश, इस प्रतियोगिता का तो ऐलान कर दिया है जिसमें कहीं ना कहीं साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि पुरस्कृत भी किया जाएगा जिसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इसका क्राइटेरिया क्या है और इसको आयोजित कराने का आखिर लक्ष्य क्या रखा गया है रितेश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको आयोजित कराने का लक्ष्य ये रखा गया है कि जैसे प्रतियोगिता होता है 5 लोगों में या 10 लोगों में या किसी कक्षा में प्रतियोगिता कराई जाती है किसी चीज को, किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसमें परीक्षार्थी साथ देते हैं और कहीं ना कहीं उत्तम और उत्तीर्ण होने के लिए, प्रथम स्थान पाने के लिए वो मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्रिंसिपल के रूप में यहाँ उभर के आ रहे हैं और उन्होंने अपने सभी निगमों में यानी 75 जिलों में उन्होंने कह दिया है कि मंडल स्तरीय प्रतियोगिता कराई जाए। स्वच्छता को लेकर के, जहां पर खराब सड़कें हैं उनको बना करके, उनको सही करके, उनको दुरुस्त करके, सेफ सिटी के अंतर्गत और स्वच्छ पेयजल को लेकर के सड़क नाली का निर्माण करके, जहां पर अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलकर उसकी सुंदरीकरण करा करके जो उसमें प्रतियोगी प्रथम स्थान पर आएगा या जो जिला या जो मंडल आएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि अधिकारी भी चाहेंगे, वो अपना नंबर बढ़ाना चाहेंगे, या वो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, तो सभी जिलों के जो अधिकारी हैं, सभी नगर निकाय के जो अधिकारी हैं, वो चाहेंगे कि उनका जिला और या उनका मंडल प्रथम स्थान पर आए। इसके लिए यह प्रतियोगिता जरूरी भी था जिस तरीके से कराया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे धरातल पर कितना ये सच साबित होता है। क्या उसी तरह से नालियां और कूड़े बजाते रहेंगे शहर में, या उस पर स्वच्छता होगी? इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद
क्या वह कागजों में सिमट कर रह जाएगा या नालियों पर ही कीड़े बजाते रहेंगे? बिल्कुल फिलहाल गौरव, आज भी अगर ये बात की बिल्कुल जाए- बिल्कुल रितेश, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि लगातार दावे और वादे तो तमाम किए जाते हैं, कागजों पर काम भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर उतरो तो उसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। धन्यवाद रितेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो महिला सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाए जाने की योजना का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ भी एक समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि कितना समय दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो धरातल पर है अब काम वो दिखेगा, क्योंकि पुरस्कृत करने का भी ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की राशि विजेता शहरों को दी जाएगी। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जो अभी तक काम सिर्फ कागजों पर पूरे होते थे, क्या अब वो धरातल पर पूरे होंगे या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।